एक इक्विटी फंड का इन्वेस्टमेंट किस तरह के स्टॉक्स में हुआ है, कितने स्टॉक्स उसके पोर्टफोलियो में हैं, इस तरह की अलग अलग बातों के आधार पर किसी इक्विटी फंड का क्लासिफिकेशन किया जाता है। यानी कि वो फंड लार्ज कैप फंड है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है या फोकस्ड फंड है। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए उस फंड को एक क्लासिफिकेशन दिया जाता है। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा फोकस फंड की, और इसलिए क्योंकि कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड ने अभी 23 अप्रैल को अपना फोकस्ड फंड का एनएफओ लॉन्च किया है। सेबी की जो गाइडलाइन है किसी फंड के क्लासिफिकेशन को लेकर, उस हिसाब से एक फोकस्ड फंड में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स हो सकते हैं। 65% एलोकेशन, जो टोटल एसेट है उसका 65% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। लेकिन उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी भी तरह के स्टॉक्स हो सकते हैं। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड और फोकस्ड फंड में डिफरेंस सिर्फ स्टॉक्स का है। यानी कि जो फ्लेक्सी कैप फंड होता है उसका इन्वेस्टमेंट भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के स्टॉक्स में हो सकता है, और ये फंड मैनेजर अपने विजडम के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट एलोकेशन किस तरह के स्टॉक्स में करना है। तो यही बात एक फोकस फंड पर भी लागू होती है। लेकिन फोकस फंड का जो पोर्टफोलियो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। तो यदि हम बात करें रिस्क और रिटर्न के हिसाब से, तो यह बात समझना इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी स्कीम का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो वहां पर ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में रिटर्न्स ज्यादा जनरेट करने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन साथ ही वॉलेटिलिटी इस तरह की स्कीम्स में ज्यादा होने की संभावना रहती है। दोस्तों, इस कैटेगरी में पहले से ही बहुत सारे स्कीम्स हैं, और ऐसे में कैनरा रोबेको का यह एनएफओ आया है। तो इसमें क्या खास रहने वाला है? किसी भी सेम कैटेगरी की स्कीम की अगर हम बात करें तो उसको खास बनाएगा स्टॉक सिलेक्शन। फंड मैनेजर किस तरह से स्टॉक पिक करते हैं वही डिफरेंशिएट करेगा कि स्कीम में किस तरह से अलग रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं। स्कीम का एक्सपोजर मैक्सिमम 30 हाई कन्विक्शन वाले स्टॉक्स में होगा अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के स्टॉक्स में इस स्कीम का एक्सपोजर रहेगा। और इस कैनरा रोबेको फोकस इक्विटी फंड को मैनेज करेंगे श्रीदत्ता भंडवलदार। कैनरा रोबेको की जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं दूसरी कैटेगरी में, उनका परफॉर्मेंस भी आपने देखा है कि लंबे समय में स्कीम अच्छे रिटर्न जनरेट करने में सक्षम रही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इस तरह के एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। तो जब आप फोकस्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के शेयर्स का बेनिफिट मिलता है, लेकिन स्टॉक्स बहुत सिलेक्टेड होते हैं। स्कीम का बेंचमार्क S&P BSE 500 इंडेक्स है, जो कि एक बहुत ही ब्रॉड इंडेक्स है। दोस्तों, मैं इससे आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। S&P BSE 500 इंडेक्स, इस इंडेक्स में 500 स्टॉक्स हैं। अगर आप देखेंगे कि लास्ट 5 इयर्स का इस इंडेक्स का जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो रहा है 187%। लेकिन इन 500 स्टॉक्स में से यदि हम टॉप 50 और बॉटम 50 की बात करें तो टॉप 50 ने लास्ट 5 इयर्स में 832% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है, जबकि जो बॉटम 50 स्टॉक्स हैं उन्होंने लास्ट 5 इयर्स में -43% का रिटर्न दिया है। और ये रिटर्न्स की जो बात कर रहा हूं, डेटा में बात कर रहा हूं, ये डेटा है एज ऑन फरवरी 2021 का। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब हम बात करते हैं एवरेज की, तो उस एवरेज में कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है, और कुछ स्टॉक्स होते हैं जो उन रिटर्न्स को नीचे लेकर आते हैं। इसलिए स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यदि मैं बात करूं इन टॉप 50 कंपनीज की जिन्होंने लास्ट 5 इयर्स में 832% का रिटर्न जनरेट किया, उनमें से लार्ज कैप कैटेगरी की 8 कंपनीज हैं, मिड कैप 19 हैं और स्मॉल कैप 23 हैं। तो दोस्तों, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप किसी
पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से होना चाहिए, लार्ज कैप में कितना हो, मिड कैप में कितना हो या स्मॉल कैप में कितना रिटर्न होना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए फंड मैनेजर की कोशिश रहेगी कि कैनरा रोबेको फोकस इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाए ताकि लंबी अवधि में ये स्कीम आपको अच्छे रिटर्न दिला सके। तो दोस्तों, यदि आप किसी फोकस्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। हालांकि नया फंड है, लेकिन क्योंकि इस फंड हाउस की जो एग्जिस्टिंग स्कीम है और स्पेशली जिन स्कीम्स को श्री दत्ता मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने पास्ट परफॉर्मेंस में ये प्रूव किया है कि ये स्कीम भी आगे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों, जो पोर्टफोलियो क्रिएशन की अप्रोच होती है किसी फंड मैनेजर की, वही सिर्फ उस स्कीम को दूसरी स्कीम से अलग करती है। तो दोस्तों, इस स्कीम में यदि मैं बात करूं वॉलेटिलिटी के हिसाब से, जो हम रिस्क की बात करते हैं किसी इक्विटी फंड में, तो एक फ्लेक्सी कैप फंड के मुकाबले में थोड़ा अधिक और एक मिड कैप फंड के मुकाबले में थोड़ा कम। तो इसको आप इस तरह से इन दो कैटेगरी के बीच में प्लेस कर सकते हैं। तो यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स या उससे अधिक का है और आप थोड़ा एवरेज से अधिक रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, तब आपको इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्कीम का एनएफओ 7 मई को क्लोज होगा और उसके बाद 18 मई को सेल्स एंड परचेज के लिए रीओपन होगा। एनएफओ के दौरान लमसम में मिनिमम 5,000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करने होंगे और 1,000 रुपीज की एसआईपी से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये कुछ जानकारी थी इस एनएफओ के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव सवाल जरूर पोस्ट करें और साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.